हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स मित्रों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? ओके, फाइन। तो बच्चों, एक महत्वपूर्ण बात से मैं आपको अवगत कराने जा रहा हूं। पूरे सूरत शहर के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ शिक्षा देने वाली संस्था है, वो संस्था एकमात्र एक सूरत शहर के उधना विस्तार में जहां आप रहते हैं वहीं पर गुरु कृपा विद्या संकुल नियर मोनार्क कार्स वर्कशॉप गायत्री सोसाइटी दूर में स्थित है। जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुत ही चर्चित और फेमस स्कूल है। 2012 में ये विद्यालय हरिनगर 2 में स्थापित हुआ था। अत्यंत कम समय में समझिए तो इसका विस्तार इतना तेजी से हुआ कि उतना कोई विकसित देश नॉर्वे, अमेरिका, जापान का भी विकास नहीं होता है जितना कि गुरु कृपा विद्या संकुल का हुआ है। इसका कारण क्या है आपको पता है? श्रेष्ठ शिक्षा, उच्च परिणाम, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स फैकल्टी में सभी सब्जेक्ट के टीचर मास्टर ब्लास्टर यहाँ है। मैं क्या कहूँ, यहाँ के जो पास्ट के स्टूडेंट्स है 11th 12th, कहने का मतलब 5th to 12th, नर्सरी टू 12th, वो बच्चों ही इनके बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं। मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ कि बहुत ऐसा है वैसा है, बट मेरा नाम ही मेरा परिचय है। गुरु कृपा विद्या संकुल नाम ही इसकी पहचान है। दोस्तों, मैं रणवीर सिंह गुरु कृपा विद्यालय में कॉमर्स फैकल्टी में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का टीचर हूं। मैं सूरत के अंदर लगभग 27 ईयर से लगातार उच्चतर माध्यमिक में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ाता रहा हूं। उच्चतर माध्यमिक 12th बोर्ड में अब तक मैंने सबसे श्रेष्ठ परिणाम A1 ग्रेड अभी तक दिया हूं बच्चों को। बोलता नहीं हूं, डेफिनेटली जो करता हूं वो करके दिखाता हूं। तो स्टूडेंट्स मित्रों, आज 12th कॉमर्स के अंतर्गत जैसा कि आप पढ़ते ही हो, इकोनॉमिक सब्जेक्ट का ये सेकंड चैप्टर के अंतर्गत आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के निर्देशक ये चैप्टर आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि, ये दो शब्द पूरे वर्ल्ड में फेमस है। भारत हो या नॉर्वे हो, अमेरिका हो, जापान हो, फ्रांस हो, स्विट्जरलैंड हो, सभी देश आर्थिक विकास करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, तत्पर रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। खास करके द्वितीय विश्व युद्ध 1939 to 1944 के बाद ये विकास और वृद्धि काफी प्रचलित हो गए। आज प्रत्येक देश आर्थिक विकास को प्राप्त करना चाहता है, आर्थिक विकास को हासिल करना चाहता है। बात करते हैं अपने देश भारत की, तो अपने देश की विभिन्न प्रकार की समस्याएं आजादी के पहले भी थी और आजादी के बाद भी है। तो ये तमाम प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए एकमात्र एक उपाय है आर्थिक विकास। और इस विकास के दौरान देश की लगभग सभी समस्याएं, खास करके गरीबी, बेरोजगारी, आय की असमानता तथा भूखमरी की समस्याओं का निराकरण करने के लिए तेजी से आर्थिक विकास
हासिल करने की आवश्यकता है। किसे? हमारे देश भारत को। विकासशील देशों ने आर्थिक विकास द्वारा विकसित देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति आय का अंतर घटाने का और प्रजा के जीवन स्तर ऊंचा ले जाने का निश्चय किया है। किसके माध्यम से? आर्थिक विकास के माध्यम से। विकास वो सीढ़ी है, विकास डेवलपमेंट वो सीढ़ियां हैं जिस पे स्टेप बाय स्टेप चढ़ के हम लोगों का जीवन स्तर बदल सकते हैं, देश के संपूर्ण लोगों का कल्याण कर सकते हैं। इसके लिए आर्थिक विकास जितना महत्वपूर्ण विकासशील देशों के लिए है दोस्तों, उतना ही महत्वपूर्ण विकसित देशों के लिए भी है। माना कि विकासशील देश आर्थिक विकास के द्वारा प्रजा के लोगों के जीवन स्तर सुधार सकता है, तो वहीं विकसित देश भी आर्थिक विकास प्राप्त करके जीवन स्तर को, वहां की प्रति व्यक्ति आय को, विकसित देश की राष्ट्रीय आय को टिकाए रखता है, बरकरार रखता है। इसके लिए आर्थिक विकास तो विकसित देशों को भी करना पड़ता है, इसके लिए वो हमेशा तत्पर रहता है, लेकिन विकासशील देश के तो बहुत ही महत्वपूर्ण विकास करना है दोस्तों, क्योंकि विकास ही वो रास्ता है जहां से चलकर पूरे भारत देश का कल्याण हो सकता है, देश की गरीबी समूल नष्ट हो सकता है, देश की बेरोजगारी विकास के माध्यम से खत्म हो सकता है, प्रति व्यक्ति आय का जो अंतर है, आय की जो असमानता है, उसको हम खत्म कर सकते हैं। भुखमरी जैसी समस्या, गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले लोगों का कल्याण आर्थिक विकास के द्वारा भारत में हो सकता है। ये कोई झूठ नहीं है, सचमुच में मैं कह रहा हूं। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास, आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक वृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ। पुराने समय में इन दोनों को एक दूसरे का पर्यायवाची माना जाता था, दोनों को एक ही अर्थ में लोग लेते थे, लेकिन दोस्तों ये दोनों अलग हैं। अर्थशास्त्रियों ने दोनों में अंतर किया है। प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्रीमती उर्सुला हिक्स के मतानुसार विकास क्या है और वृद्धि क्या है उसे स्पष्ट किया गया है। विकासशील देशों के आर्थिक प्रश्नों का निराकरण, विकासशील देशों के आर्थिक प्रश्नों का निराकरण आर्थिक विकास के द्वारा होता है, और विकसित देशों में आर्थिक प्रश्नों का निराकरण होता है, उसे हम वृद्धि कहते हैं। लेकिन भारत जैसे विकासशील देश, नाइजीरिया जैसे विकासशील देश, पाकिस्तान जैसे विकास देश, बांग्लादेश जैसे विकासशील देश, इन सब देशों में आर्थिक प्रश्नों का जो निराकरण होता है वो आर्थिक विकास कहलाता है। लेकिन विकसित देश जापान, फ्रांस, नॉर्वे में आर्थिक प्रश्नों का सॉल्यूशन, निराकरण होता है, वो आर्थिक वृद्धि कहलाता है। ऐसा किसने कहा बच्चों? श्रीमती उर्सुला हिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। संपूर्ण वर्ल्ड को टिका कर रखने वाला अगर कोई विषय है, सब्जेक्ट है, वो है अर्थशास्त्र, अर्थतंत्र, इकोनॉमिक। तो अब हम सबसे पहले आर्थिक वृद्धि की परिभाषाएं देखेंगे कि अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक वृद्धि को किस प्रकार से प्रस्तुत किया है, किस प्रकार से उसके बारे में चर्चा किया है कि वृद्धि क्या है। तो आर्थिक वृद्धि की परिभाषाएं अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार से दिया है, जो आपके सामने
प्रस्तुत है। सर्वप्रथम आर्थिक वृद्धि की परिभाषा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैंसन ने दिया है। हैंसन ने कहा है कि आर्थिक वृद्धि अर्थात राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर, आर्थिक वृद्धि अर्थात राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर अथवा वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल उत्पादन की मात्रा में हुई वृद्धि क्या कहलाता है? आर्थिक वृद्धि। ऐसा किसने कहा? हैंसन। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैंसन का कहना है कि आर्थिक वृद्धि अर्थात राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर अथवा वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल उत्पादन में हुई वृद्धि को आर्थिक वृद्धि कहते हैं। तो छात्रों एवं छात्राओं, आपको बोर्ड में प्रश्न पूछा जाएगा सेक्शन बी में 1 मार्क्स के लिए। ये परिभाषा दी हुई होगी और ऐसा लिखा होगा कि ऐसा किसने कहा। 1 सेंटेंस में आपको 1 वर्ड में खाली आंसर देना है, हैंसन। ऐसा किसने कहा है? हैंसन। और एमसीक्यू में आएगा तो वहां पे 4 विकल्प होंगे, हैंसन, एडम स्मिथ, पीगू, मार्शल। तो हमको ये परिभाषा याद होगी तो तुरंत आंसर भी हमारा राइट होगा, हैंसन। ABCD जहां भी हैंसन होगा उसको हम पसंद कर लेंगे और 1 मार्क आसानी से हमें मिल जाएगा। दूसरे अर्थशास्त्री हैं साइमन क्रूजनेट। दूसरे अर्थशास्त्री हैं साइमन क्रूजनेट। इन्होंने भी आर्थिक वृद्धि की परिभाषा दी है। साइमन क्रूजनेट का कहना है कि देश की लोगों का देश में प्रजा को अधिक से अधिक वैविध्यपूर्ण मतलब अलग अलग सुख सुविधाएं, प्रजा को अधिक से अधिक वैविध्यपूर्ण आर्थिक चीज वस्तुओं की आपूर्ति में देश की शक्ति में लंबे समय तक दीर्घ काल के लिए हुई वृद्धि को क्या कहते हैं? आर्थिक वृद्धि। प्रजा को अधिक से अधिक वैविध्यपूर्ण मतलब अनेकों प्रकार की सेवाएं जब लोगों को लंबे समय तक प्राप्त होता है तो उसे कहते हैं आर्थिक वृद्धि। जैसे अमेरिका, जापान, फ्रांस, नॉर्वे में लोगों को ऐसी वस्तुएं लंबे समय तक पहले से ही मिल रहा और वर्तमान में भी वो मिल रहा है, तो वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बच्चों? वृद्धि। और यह परिभाषा किसने दिया है? ऐसा किसने कहा है? ये किसका मत है? साइमन क्रूजनेट। साइमन, ऐसा बी सेक्शन में भी क्वेश्चन आएगा आर्थिक वृद्धि के संबंध में साइमन क्रूजनेट का मत लिखिए, या आर्थिक वृद्धि के बारे में साइमन क्रूजनेट की परिभाषाएं लिखिए। तो ये परिभाषा आप लिखोगे बी सेक्शन में 1 मार्क्स के लिए। तो ये परिभाषा आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि, ये 2 शब्द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ विश्व विख्यात है। विश्व में ये चर्चित शब्द है, वृद्धि और विकास। प्रत्येक देश अपने अपने ढंग से विकास करता है और उस विकास से देश के लोगों का कल्याण होता है। देश की जनता के को अलग अलग प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती है, अलग अलग प्रकार की, कहने का मतलब वैविध्यपूर्ण चीज वस्तुएं उन्हें लंबे समय तक प्राप्त होता है ना। तो वृद्धि क्या है? वृद्धि यह परिमाणात्मक परिवर्तन है। वृद्धि यह परिमाणात्मक परिवर्तन है। प्रत्येक देश में आर्थिक वृद्धि होता है। वृद्धि यह परिमाणात्मक परिवर्तन है। वृद्धि को सरलता से हम माप सकते हैं।
वृद्धि को हम सरलता से माप सकते हैं, लेकिन विकास को हम सरलता से नहीं माप सकते हैं। विकास के मामले में हम कह सकते हैं कि विकास को हम क्यों नहीं माप सकते हैं? विकास को हम क्यों नहीं माप सकते हैं? क्योंकि अलग अलग प्रकार का विकास होता है। समाज का विकास हुआ तो कितना हुआ, किस प्रकार से हुआ, इसको मापना बहुत ही मुश्किल है। अतः वृद्धि यह परिमाणात्मक परिवर्तन है और विकास गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों प्रकार का विकास है। एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? सतत चलने वाली। और वृद्धि यह घटना है जो परिमाणात्मक परिवर्तन है। तो दोस्तों, विकसित देशों में वृद्धि होता है और विकासशील देशों में विकास होता है, ये याद रखना। विकसित देश नॉर्वे, जापान, अमेरिका, श्रीलंका, इन सब देशों में वृद्धि होता है। और वृद्धि से क्या होता है? लोगों को जो सुख सुविधाएं मिलती है, चीज वस्तुएं मिलती है, लोगों की जो राष्ट्रीय आय है, लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है, वहां वृद्धि के द्वारा वो टिकता है लंबे समय तक, दीर्घ काल तक। इसलिए उन्हें तेजी से विकास करने की जरूरत नहीं है, तेजी से विकास करने की जरूरत हमें है। दैट मीन्स हमारे देश को है। तो अब वृद्धि की संकल्पना, आर्थिक वृद्धि की संकल्पना, आर्थिक वृद्धि की संकल्पना की मर्यादा। वृद्धि जितना ही अच्छा है, वृद्धि जितना ही अच्छा है, उतनी ही इसमें कुछ कमियां हैं। मर्यादा को समस्याएं भी कहते हैं, मर्यादाओं को हानि भी कहते हैं। तो आपको सेक्शन सी में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 नंबर के लिए कि आर्थिक वृद्धि की संकल्पना की मर्यादाएं बताइए। तो मर्यादा नंबर 1, आर्थिक वृद्धि में सिर्फ परिमाणात्मक परिवर्तन को ही ध्यान में लिया जाता है, जो गलत है। आर्थिक वृद्धि की प्रथम मर्यादा है कि इसमें सिर्फ परिमाणात्मक परिवर्तन को ही ध्यान में लिया जाता है। नंबर 2, मर्यादा नंबर 2, आर्थिक वृद्धि में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय बढ़ती तो है, लेकिन संस्थाकीय और मनोवैज्ञानिक रुझान यथावत अर्थात स्थिर रहता है, उसमें भी वृद्धि होना चाहिए। यह इसकी सबसे बड़ी मर्यादा है। आर्थिक वृद्धि की दूसरी मर्यादा है, आप ध्यान से देखो, आर्थिक वृद्धि में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, लेकिन संस्थाकीय और मनोवैज्ञानिक रुझान यथावत ज्यों का त्यों रहता है। मर्यादा नंबर 3, आर्थिक वृद्धि की संकल्पना मर्यादित है। मर्यादित मतलब कम, और अमर्यादित मतलब विस्तृत, बहुत ज्यादा, अनगिनत। तो आर्थिक वृद्धि की संकल्पना मर्यादित है, जो सिर्फ उत्पादन में हुई वृद्धि एवं उसकी अधिकता की मात्रा को दर्शाता है, जो गलत है। मर्यादा नंबर 4, आर्थिक वृद्धि की मर्यादा नंबर 4, लोगों के कल्याण एवं उसमें हुए परिवर्तनों को जानने के लिए आर्थिक वृद्धि की संकल्पना अधिक तर्कसंगत, अधिक उपयोगी नहीं है। तो यह है आर्थिक वृद्धि की संकल्पना की मर्यादा। फिर से एक बार, सवाल आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है बच्चों, याद रखना। सेक्शन ए एमसीक्यू में क्वेश्चन के 4 विकल्प होंगे, 4 में से जो सही जवाब होगा उसे आप आंसर शीट में लिखोगे, ए बी सी डी। तो क्वेश्चन क्या होगा? आर्थिक वृद्धि की संकल्पना की मर्यादाएं कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 5। तो आर्थिक वृद्धि की कुल मर्यादाएं कितनी है? 4।
तो पहला ऑप्शन हम जवाब में लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर नंबर A4। 1 मार्क्स आपको सरलता से मिल जाएगी। तो बच्चों, चैप्टर जब आप पढ़ते हो या सर पढ़ाते हैं, दैट मीन्स मैं जब आपको पढ़ाता हूं वर्गखंड में, क्लास में, तो आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ शिक्षक की ओर देखिए, बोर्ड की ओर देखिए कि सर क्या कह रहे हैं, बोर्ड पे क्या लिखा है। दोस्तों, वर्गखंड में यदि आप घर की बात को लेकर कुछ सोच रहे होते हैं, पास्ट में आपके दोस्तों ने कुछ कहा, वो बात आपके मन में चलता रहता है, या अन्य बात कि अभी इसके बाद कौन सी टीचर आएगी, कौन से सर आएंगे, फिर आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है लेक्चर का। फिर सब ऊपर से जाएगा, सब ऊपर से जाएगा। और जब किसी परीक्षा में आप बैठोगे और ये क्वेश्चन आएगा, दैट मीन्स बोर्ड की परीक्षा में या स्कूल की टेस्ट की परीक्षा में, एमसीक्यू की परीक्षा, 20 मार्क्स, 25 मार्क्स, 30 मार्क्स, 50 मार्क्स, 100 मार्क्स, जिसमें आपको 15 एमसीक्यू होंगे, 15 बी सेक्शन होंगे। जब क्वेश्चन आपके पास होगा तो आपको जरूर लगेगा कि ये तो सर ने पढ़ाया था, लेकिन मैं तो उस समय ध्यान नहीं दिया। अब इसका आंसर क्या होगा? अक्रम बक्रम लोग अटक्कर मारते हैं, A B C D, चलो D, और आंसर गलत। तो जब सब्जेक्ट को समझाया जाता है, टॉपिक को बारीकी से समझाया जाता है, तो आप ध्यान दीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो राइज योर हैंड, हाथ ऊपर कीजिए और आप पूछिए बेटा, शर्माइए मत। आपको पूछना है कि सर आर्थिक वृद्धि की मर्यादा एक बार फिर समझा दो सर, तीसरा पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया, दूसरा पॉइंट समझ में नहीं आया, ये पहला पॉइंट समझ में नहीं आया, चौथा पॉइंट नहीं आया। ऐसे आप क्वेश्चन करोगे विषय शिक्षक से तो ही आपको सब्जेक्ट समझ में आएगा। चुपचाप बैठे रहने का मतलब ये नहीं कि आपको सब आ गया। अक्सर मैं हूं या कोई भी सर क्या बोलते हैं, समझ में आया? बच्चों का जवाब क्या होता है? यस सर। कैन आई रफ? ओके सर, रफ कर दो, और उसको रफ कर दिया जाता है। हैंसन ने वृद्धि के बारे में क्या कहा, साइमन क्रूजनेट ने क्या कहा, ये परिभाषाओं को भी आपको याद करना है। द्वितीय विश्व युद्ध, इंट्रोडक्शन में ही मैंने बोला था कि द्वितीय विश्व युद्ध का समय क्या है, तो वो समय भी आपको याद करना है। चलो आपको ही बताओ, द्वितीय विश्व युद्ध का समय क्या है? आंसर क्या आएगा आपका बच्चों? 1939 टू 1944। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था, आप लोग ध्यान नहीं देते हो। नेक्स्ट, आर्थिक विकास करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विकासशील देश में आर्थिक विकास करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देश का गोल क्या होता है? लक्ष्य क्या होता है? देश का उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक विकास के द्वारा हम कौन सी समस्याओं को सोल्व कर सकते हैं? गरीबी, बेरोजगारी, व्यक्ति के बीच जो आय होती है, डिफरेंट आय में, वो आय की असमानता को हम दूर कर सकते हैं, और भूखमरी जैसी महान समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। किसके द्वारा? आर्थिक विकास के द्वारा। और आर्थिक विकास विकासशील देश का प्रश्न है, और आर्थिक वृद्धि विकसित देश का प्रश्न है। तो ये इसे मैंने दो पार्ट में लिया है। अभी पार्ट 1 आपके सामने मैंने फिनिश किया, आर्थिक वृद्धि। इंट्रोडक्शन, विकास और वृद्धि का दोनों का सेम ही होता है। कोई भी चैप्टर में इंट्रोडक्शन वो चीज होता है जिससे हम पूरे चैप्टर को समझ लेते हैं। तो आर्थिक वृद्धि क्या है, वृद्धि के बारे में किन किन अर्थशास्त्रियों ने अपना मत दिया है, और वृद्धि की संकल्पना की मर्यादाएं क्या है, इत्यादि बातों से मैंने आपको अवगत कराया। और ये सेशन दैट मीन्स चैप्टर 2 का पार्ट 1 फिनिश होता है। थैंक यू।